नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं इस एंशिएंट हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम बताने का प्रयास किया है। किसी भी चीज़ में मैं 100% का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैंने अपनी क्षमता के अनुसार मैक्सिमम आपको बताने का प्रयास किया और आप लोग ने भी उसको देखा। तो अभी चूँकि मैंने कहा था कि मैं सिंधु सभ्यता को पढ़ाने के बाद क्वेश्चन कराऊँगा, तो मैं अभी उसको कराऊँगा, लेकिन अगले सेशन में मैं सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन लेके आऊँगा। लेकिन अभी चूंकि कंटिन्यू मुझे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाना है तो मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस चैप्टर को समझें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही लगातार सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज कमज़ोर पड़ जाएगा। सिर्फ इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, इससे काम नहीं। अगर आप 100-200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब ये कतई गारंटी नहीं है कि आप पेपर अच्छा कर देंगे, क्योंकि अब पेपर सब्जेक्टिव आ रहा है। आपको नॉलेज होना चाहिए, तब उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो अच्छा होता है। इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, चूंकि मैं अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो मैं अगले सेशन में सिंधु घाटी सभ्यता पे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाऊंगा। तो आज हम वैदिक सभ्यता की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इस वैदिक सभ्यता के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये सभ्यता आई और कैसे आगे बढ़ी। और मैं हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम वैदिक सभ्यता की शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है आर्यों के आगमन से। हालांकि ये शब्द भी अपने आप में बड़ा विवादित है, अराइवल्स ऑफ आर्यंस। आज भी ये मुद्दा इतिहास का एक विवादित मुद्दा बना हुआ है कि आर्य लोग भारत में आए थे या वो भारत के थे। तो ये बड़ा विवादित मुद्दा है, इस पर हमें जो एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है कि क्या माना जाता है। हालांकि ये अपने आप में एक शोध का विषय, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिसर्च। वी कांट रीच ऑन कंक्लूजन कि आर्य भारतीय थे या आए थे। तो आज भी विवादित मुद्दा है, लेकिन हम आर्यों के आगमन की बात करते हैं जो हमें एग्जाम पर्पज से पढ़ना है, ठीक है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाते समय ही मैंने आपको समझा दिया था कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि आर्य लोगों ने आक्रमण किया और जो है सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिया। ये एक मान्यता यूरोपियों की है। अभी आप देखेंगे किसने क्या क्या कहा। तो पहले तो हम समझेंगे आर्य क्या है। देखिए, आर्य की अगर हम बात करें तो आर्य शब्द का मतलब, क्योंकि सवाल है वैदिक सभ्यता में आर्य क्यों आए, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जन्मदाता ही आर्यों को माना जाता है, आर्य। अब सवाल है, क्या आर्य किसी प्रजाति को दिखाता है? ये अपने आप में विवाद। देखिए, आर्य किसी प्रजाति को नहीं दिखाता, आर्य किसी प्रजाति को नहीं दिखाता, बल्कि आर्य का मतलब होता है एक श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति। अगर हम आर्य की बात करें तो आर्य किसी प्रजाति को नहीं दिखाता, ये एक श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति, इसका मतलब एक श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति होता है, तो उनको आर्य से कहा गया। तो वैदिक सभ्यता के जन्मदाता आर्य लोग हैं, इसीलिए हम आर्यों को ही वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले हमें यही जब जानना पड़े कि आर्य थे कौन, कहां से आए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबका अलग अलग व्यू है। जैसे देखिए, बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक थी, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ठीक है। आप देखेंगे उनकी पुस्तक थी द आर्कटिक होम ऑफ वेदास या द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ वेदास या द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ये उनकी एक पुस्तक थी। तो इस पुस्तक में उन्होंने ये दिखाया कि आर्य लोग का मूल निवास उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र था। देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, कहीं कहीं वेदास लिखा हुआ है, लेकिन द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस जो है, इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ये बताने का प्रयास करते हैं कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब सवाल है कि उन्होंने ऐसा किस आधार पर कहा। देखिए, इसके भी कुछ कारण होंगे। जैसे देखिए, ऋग्वेद के एक सूक्त, मतलब एक सूक्त में, एक हाइम्स में, सूक्त मतलब क्या होता है भैया, ध्यान रखो इंग्लिश मीडियम वाले। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है हाइम, देखो लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ऋग्वेद के एक सूक्त में जो है लिखा गया है कि दीर्घकालीन उषा शब्द का, दीर्घकालीन उषा मतलब, दीर्घकालीन उषा का मतलब है जहां दिन और रात लगभग लंबे हों। तो अब इस आधार पे बाल गंगाधर तिलक ने यह अनुमान लगाया कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में ही 6 घंटे का, 6 घंटे नहीं,
6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। तो इस दीर्घकालीन उषा से उन्होंने ये ऋग्वेद में लिखा है दीर्घकालीन उषा, तो इसी आधार पर वो अनुमान लगाए कि शायद ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन उन्होंने एक और आधार बताया कि महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन है, महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन है। बताते हैं सुमेरु पर्वत एक ऐसी जगह है वहां पर था जहां पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती थी। तो इन्हीं सब आधार पे तिलक ने ये बता दिया कि जो आर्यों का निवास स्थान है वो उत्तरी ध्रुव था। क्या था? उत्तरी ध्रुव था। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये किस पुस्तक में का, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस या द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, जो भी कह सकते हैं। लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जो इतिहासकारों ने इस मत को एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, लेकिन आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे कि तिलक ने आर्यों का मूल निवास, आर्यों को कहाँ का माना? उत्तरी ध्रुव का माना। कहाँ का? कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आया था। और किस पुस्तक में? द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में लिखा था। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, द ओरिजिन होम ऑफ आर्यंस वाज द नॉर्थ पोल रीजन। नॉर्थ पोल रीजन। ही हैज रिटन दिस इन हिज बुक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल दे रहा हूं। देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन्ग डॉन इन द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद। वही ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा दिखाया गया है। एंड इट इज विजिबल ओनली इन द नॉर्दर्न पोल, क्योंकि नॉर्दर्न पोल पर ही लंबे यानी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो सकती है। तो उसी धारा पर उन्होंने कहा था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन है, तो सुमेरु पर्वत का उल्लेख भी कहीं ना कहीं हम वेदों में मिलता है। तो उस आधार पर उन्होंने बोल दिया कि जब सुमेरु पर्वत का साक्ष्य है तो इसका मतलब भी उत्तरी ध्रुव से ही आए थे। लेकिन ध्यान रखिए, इसको स्वीकार नहीं किया गया। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इसी में मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आर्य का अर्थ क्या? श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द किसी प्रजाति का सूचक नहीं है, यह भाषाई वर्ग का सूचक है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ध्यान रखिए, इनकी भाषा संस्कृत थी, ये ध्यान रखेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगा ऋग्वैदिक मतलब किस लिपि में लिखा गया, वो आगे हम समझेंगे। तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द किसी प्रजाति का सूचक नहीं है, ये भाषाई वर्ग का सूचक है। ये एक लैंग्वेज को दिखाता है। और ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब सुपीरियर होता है, सुपीरियर। तो अभी तक आपने इस लेक्चर में ये समझा कि आर्य लोग कहां से आए थे? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए थे। उन्होंने क्यों कैसे पता लगाया? क्योंकि वो जो है ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा यानी लॉन्ग डॉन और सुमेरु पर्वत का उल्लेख है। और ये दोनों वहां पर हैं, जो चूंकि सुमेरु पर्वत ऐसी जगह बताया गया था जहां 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। और दीर्घकालीन उषा का मतलब जहां दिन या रात की अवधि बहुत लंबी हो जाती है। तो उस आधार पे तिलक ने कहा। लेकिन ध्यान रखें, तो अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि आर्य लोग जो वैदिक सभ्यता के जन्मदाता हैं वो कहां से आए थे। अभी हम वैदिक सभ्यता कितने भागों में बटी है क्या, वो आगे समझेंगे। लेकिन पहले इसके ओरिजिन को समझना है कि जिन वैदिक सभ्यता के जन्मदाता आर्य लोग हैं वो आए कहां से थे। ठीक है, चलिए, तो ये मत इनका है। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए, कुछ भारतीय विद्वान जैसे DS त्रिवेदी हैं, पंडित गंगानाथ झा हैं, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत को माना है। इसको माना है भारत को। जैसे DS त्रिवेदी ने कहा मुल्तान को माना। मुल्तान वही है जो पाकिस्तान में है, मुल्तान वही पाकिस्तान में। मैंने मुल्तान का जिक्र किया था। तो आर्य, याद कीजिए मुल्तान का जिक्र कहाँ किया था? मुल्तान का जिक्र मैंने अपने ज्ञान गंगा के सीरीज में किया था, जब मैं आपको रानी नायिका देवी के बारे में पढ़ा रहा था। ये वही मुल्तान है जहाँ पर मोहम्मद गौरी पहली बार अटैक किया था 1175 में। फिलहाल वहाँ पे ध्यान रखेंगे बाद में, क्योंकि मैंने पढ़ाया था। लेकिन तो मतलब ये समझाने का मतलब है कि मुल्तान कहाँ पे आपको ध्यान रहे, मुल्तान पाकिस्तान में। तो DS त्रिवेदी कहते हैं कि मुल्तान से आए थे आर्य लोग, यानी आर्य लोग मुल्तान के थे, यानी भारत उस समय। पंडित गंगानाथ झा क्या कहते हैं? ब्रह्म ऋषि से भारत को ही बोलते थे कि ब्रह्म ऋषि देश को माना है। LD कैल्या ने कश्मीर को माना है। तो मतलब ये लोग जो है, कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत है। कोई कश्मीर कह रहा है, कोई मुल्तान कह रहा है। ठीक है, लेकिन इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इट इज नॉट ए जर्नली एक्सेप्टेड आइडिया। बस आपको ध्यान रखना है कि क्या किसने क्या कहा। क्यों? क्योंकि सवाल यह है कि अगर ये आर्य भारत के थे तो दक्षिण भारत में आर्यों का प्रभाव क्यों नहीं दिखा? क्योंकि देखिए,
आर्यों का ज्यादा प्रभाव यानी आर्य संस्कृति का ज्यादा प्रभाव हमको उत्तर भारत में ही दिखता है, दक्षिण भारत में दिखता ही नहीं है, बहुत कम। तो इसीलिए इस आधार पर इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज हिस्टोरियंस हैज बीन कंप्लीटली रिजेक्टेड। वाई रिजेक्टेड? इसका ग्राउंड भी बनाया गया। ग्राउंड क्या है? इसको भी स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यदि आर्य भारत के मूल निवासी होते तो सर्वप्रथम अपने ही देश का आर्यकरण करते, जबकि समस्त दक्षिण भारत आर्य संस्कृति का प्रभाव, जबकि समस्त दक्षिण भारत पर आर्य संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा। दिस टू was not accepted because if the Aryans were original inhabitants of Indian, then they would have first Aryanized their own country, whereas the entire South India was not influenced by the Arya culture. Entire South India, आर्य कल्चर्स, पूरे साउथ इंडिया में आर्यों का कल्चर नहीं दिखता। वहां एक अलग सभ्यता जिसको आप द्रविड़ियन सभ्यता कहते हो, जो आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इस एंशिएंट हिस्ट्री में साउथ इंडिया का भी इतिहास पढ़ाऊंगा जो कि बहुत टफ माना जाता है। चोल, पांड्या, चेर सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं कंटिन्यूटी बनाए हुए हूं, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए और इस लेक्चर को देखिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की आपकी इच्छा है कीजिए, मत कीजिए, मगर पढ़िए। तो देखिए, इसको भी स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यदि आर्य भारत के मूल निवासी होते तो सर्वप्रथम अपने ही देश का आर्यीकरण कर देते। मतलब द होल साउथ इंडिया, यानी द एविडेंस ऑफ आर वी कांट फाइंड इन होल साउथ इंडिया। केवल द होल आर्यन कल्चर वर कन्फाइंड ओनली टू द नॉर्थ इंडिया। पूरा आर्य सभ्यता केवल नॉर्थ इंडिया में ही सीमित था, साउथ में तो बहुत कम दिखता है। तो इसीलिए इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को कर दिया गया रिजेक्ट, क्योंकि अगर आर्य भारत की तो पूरे भारत में आर्य संस्कृति क्यों नहीं फैली। लेकिन मैं बता दूं, अभी भी विवाद का विषय। अभी आप देखेंगे राखीगढ़ में खोज हुआ है ना, तो राखीगढ़ में कुछ लोगों ने बोल दिया वहां ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ये पता, वो डीएनए टेस्ट के आधार पे, थोड़ा ये एक्स्ट्रा नॉलेज है लेकिन आप ध्यान रखिएगा, राखीगढ़ में जो है डीएनए टेस्टिंग के आधार पे लोगों ने पता लगाया है, वो साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्य लोग भारतीय थे। लेकिन ये मैंने कहा ना, विवाद का मुद्दा है, ठीक है। तो मैं, हालांकि कभी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया किसने क्या कहा, लेकिन फिर भी चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो हर चीज को आप एक थोड़ा डिटेल से समझते चलिए ताकि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू तैयार रहे, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा क्या कहा, तो भारतीयों द्वारा जो हमारे गंगानाथ झा हैं और आपके ये डीएस त्रिवेदी जी हैं, इनके भी बात को मतलब मान्यता नहीं मिली है, बस एक व्यू है इनका अपना। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, कुछ विद्वान जैसे यूरोपियन हिस्टोरियन हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड, पी गाइड्स जैसे विद्वानों ने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप है। ये यूरोप को मानते हैं कि ये यूरोप से आए थे आर्य लोग। जैसे इन्होंने जर्मनी, दक्षिण रूस, हंगरी, डेन्यूब नदी जो बहती है यूरोप में, इन्होंने जर्मनी, दक्षिण रूस, हंगरी, डेन्यूब और आल्पस पर्वत जो कि यूरोप में है, या यूरेशिया के क्षेत्र को आर्यों का माना। मतलब ये लोग कहते थे कि ये यूरोप के क्षेत्र, यूरोप का मतलब क्या, डेन्यूब नदी, आल्पस पर्वत जो कि यूरोप में फैला हुआ है, हंगरी दक्षिण रूस से आए थे और जर्मनी भी मानते हैं। तो ये जो आपके गार्डन चाइल्ड हैं, पी गाइड्स नाम के जो इतिहासकार हैं, ये कहते हैं आर्य लोग यूरोप से आए थे, लेकिन इसको भी प्रमाणिक नहीं माना गया, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो मत इतिहासकारों ने सबसे अधिक जिसका समर्थन किया है वो मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर का ध्यान रखिए, मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। किसने? मैक्स मुलर, ध्यान रखेंगे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। तो मैक्स मुलर के इस स्टेटमेंट को बहुत वाइडली एक्सेप्टेड किया गया है। हालांकि उस पर भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म जब आप इतिहास को एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हमें चूंकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ज़्यादा बता दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैक्स मुलर के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि मैक्स मुलर
ने कहा आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब इसमें उन्होंने कई प्रमाण दिए हैं जो आगे हम पढ़ेंगे किस आधार पर कहा। जैसे मध्य एशिया में घोड़ों का बहुत प्रयोग हुआ, आर्यों ने भी घोड़ों का बहुत प्रयोग किया, तो उन्होंने इस आधार पर समानता देखा कि मध्य एशिया में पहले से ही घोड़ों का प्रयोग होता था और बाद में आर्यों ने किया। तो मैक्स मुलर ने कहा ये वही आर्य हैं जो मध्य एशिया से आए थे। ये एक एविडेंस है कि घोड़ों के आधार पर भी बताया उन्होंने। दूसरा क्या है मैं आपको बता दूं कि मैक्स मुलर ने ऋग्वेद और एक ईरानी ग्रंथ है जिंद ए अवेस्ता, है ना, तो ध्यान रखेंगे इंग्लिश वाले कि यहां पर एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद ए अवेस्ता, जिंद ए अवेस्ता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिंद ए अवेस्ता नाम का क्या ईरानी ग्रंथ है, जिंद ए अवेस्ता। तो उस जिंद ए अवेस्ता और ऋग्वेद में कुछ समानताएं मिलती हैं। ईरान का जिंद ए अवेस्ता ईरानियों का एक ग्रंथ है, तो उस जिंद ए अवेस्ता और ईरानी ग्रंथ है और ऋग्वेद में कुछ समानताएं मिलती हैं। इसी आधार पर मैक्स मुलर ने यह समझाने का प्रयास किया कहीं ना कहीं ये मध्य एशिया से ही कनेक्ट थे। कहां से कनेक्ट थे? मध्य एशिया से कनेक्ट थे, जो आप ये देख रहे हैं। क्यों? अब देखिए एक चीज और है, इसी मध्य एशिया में बोगज गोई, मैं ध्यान से लिखिएगा, बोगज गोई नाम का अभिलेख मिला। इसी मध्य एशिया में बोगज गोई नाम का अभिलेख मिला। कहोगे सर बोगज गोई क्या है? पता है, बोगज गोई टर्की में एक जगह है अनातोलिया। ध्यान रखेंगे मैं जो बोल रहा हूं, अनातोलिया, टर्की में एक जगह है अनातोलिया, पता है। इसी नाम से एक पठार भी है जिसको हम लोग अनातोलिया का पठार कहते हैं। तो वहीं ये जगह है बोगज गोई जहां पर एक अभिलेख मिला है। वहीं पर यह जगह है बोगज गोई जहां पर क्या मिला है? एक अभिलेख मिला है। और इस बोगज गोई में जो अभिलेख मिला है उसमें ऋग्वेद में दिए गए देवताओं का वर्णन है, ठीक है। तो अनातोलिया के निकट कहां है? टर्की में। तो अनातोलिया के निकट जो हित्ती राजा थे, अनातोलिया के निकट टर्की में कौन से राजा थे? हित्ती राजा। मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। अनातोलिया के निकट टर्की में हित्ती राजा थे। उन हित्ती राजाओं की राजधानी थी बोगज गोई। ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा। ये बोगज गोई अभिलेख का अध्ययन किया मैक्स मुलर ने और इसी बोगज गोई के आधार पर भी ये दिखाने का प्रयास किया कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। क्यों? क्योंकि टर्की उधर ही पड़ता है, मध्य एशिया। टर्की के अनातोलिया के पास, टर्की में ही अनातोलिया का प्लेट्यू है। द प्लेट्यू ऑफ अनातोलिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन टर्की। तो टर्की में अनातोलिया का प्लेट्यू है, वहीं पर यानी पठार है अनातोलिया का, वहीं पर बगल में ही बोगज गोई है। बोगज गोई क्या था? टर्की में शासन करने वाले हित्ती राजाओं की राजधानी थी, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, हित्ती राजाओं की क्या थी? राजधानी थी। उसी हित्ती राजाओं की जो राजधानी थी बोगज गोई, वहीं पर ये जो है अभिलेख मिला, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बोगज गोई अभिलेख, बोगज गोई इंस्क्रिप्शन। और इस बोगज गोई अभिलेख में 3 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इस बोगज गोई अभिलेख में, और लगभग कब का है यह अभिलेख? लगभग 1400 बीसी का है। ध्यान रखेंगे, इस पर टाइम नहीं दिया हुआ। यह अभिलेख 1400 बीसी का है। तो 1400 बीसी में एक बोगज गोई अभिलेख, 1400 बीसी का एक बोगज गोई अभिलेख मिला जिस पर ऋग्वैदिक देवताओं का वर्णन है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य समझिए समुद्र के देवता, इंद्र तो आप जानते हैं वर्षा के देवता हैं, वरुण आप जानते हैं ये जलनिधि के देवता। तो ये जो देवता हैं, इन देवताओं का उल्लेख मिला हुआ है कहां पर? ऋग्वेद में। और इन देवताओं का उल्लेख पहले मिला किसमें? बोगज गोई अभिलेख में। तो इसी आधार पे, और बोगज गोई कहां है? टर्की के पास, यानी मध्य एशिया का एरिया पड़ता है। तो इसी आधार पे मैक्स मुलर ने बताने का प्रयास किया कि वास्तव में
जिन देवताओं का नाम हमें ऋग्वेद में मिला है उनमें से कुछ देवताओं का नाम, ये 4 देवता हैं। कहीं पूछा गया है कि बोगज गोई में कितने देवताओं का उल्लेख है? 4 देवता, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, तो इन 4 देवताओं का उल्लेख है बोगज गोई में, और यही देवता ऋग्वेद में भी है। तो उन्होंने कहा कि ये बोगज गोई अभिलेख भी ये प्रमाणित करता है कि ये आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। तो पहला घोड़े वाली संकल्पना की मध्य एशिया के लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे, वही आगे होंगे उस आधार पे, और बाद में आर्यों ने इस्तेमाल किया। दूसरा बोगज गोई का अभिलेख कि जिसमें कहा गया कि इस अभिलेख में जो है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो ये देवता बाद में ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है। तो इसीलिए इस आधार पर इन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि आर्य लोगों का जो निवास स्थान था, जो आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से आए थे। अब यह एक विवाद है। वो विवाद क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो विवाद ये है कि क्या आर्य लोग एक साथ आए थे या इनका माइग्रेशन एक ग्रेजुअल यानी एक फेज में हुआ था, यानी क्या ये एक साथ आए या आर्य लोग चरणबद्ध तरीके से आए। यह भी एक समस्या है कि ये एक साथ आए, दे माइग्रेटेड सडनली और दे माइग्रेटेड इन ए ग्रेजुअल वे, धीरे धीरे। तो देखो इस पर भी विवाद है। जैसे आप देखेंगे एक इतिहासकार थे मार्टिन विलर, हालांकि इनका उल्लेख मैंने जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था। एक इतिहासकार थे मार्टिन विलर। मार्टिन विलर ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि आर्यों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया और उसे हराया। यानी आर्यों का जो आगमन हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को समाप्त करके हुआ। यानी इनका मानना है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया और उन्हें क्या किया, समाप्त किया। अब जरा मार्टिन विलर की हम लोग बात को अगर समझेंगे तो मार्टिन विलर की बात को भी लोगों ने नहीं माना। अब सवाल इन्होंने ऐसा कैसे कहा, पता है ऋग्वेद में एक शब्द मिला है, हरयूपिया नाम का शब्द मिला है। ऋग्वेद में एक शब्द है हरयूपिया, ध्यान दीजिएगा ये पीपीटी में नहीं है। ऋग्वेद में एक शब्द मिला है हरयूपिया। माना जाता है कि इस हरयूपिया का पहचान हड़प्पा से कर रहे हैं लोग। इतिहासकारों का ये वही हड़प्पा है, ये वही हरयूपिया है जिसको हड़प्पा का नाम दे दिया गया। मतलब इन्होंने हरयूपिया की पहचान हड़प्पा से की, और हरयूपिया जो है बताते हैं यहीं पर आर्यों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। यहीं पर आर्यों का आक्रमण हुआ था और युद्ध हुआ था। तो इस आधार पर कुछ इतिहासकार ये बताने का प्रयास करते हैं कि आर्यों ने सिंधु घाटी के लोगों पर आक्रमण करके उनका समाप्त कर दिया। वैसे भी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में समझाया था कि लगभग 43 नरकंकाल मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उस आधार पर भी इन लोगों ने साबित करने का प्रयास किया कि आक्रमण किया आर्यों ने एक साथ। लेकिन सवाल है कि अगर एक साथ आक्रमण किया होता तो कुछ ऐसी भी चीजें मिली हैं जिनका उल्लेख बाद में हुआ है धीमे धीमे। जैसे मैं बता दूं, बोगज गोई अभिलेख है। बोगज गोई अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, लेकिन अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता। अग्नि का उल्लेख बहुत बाद में है किया गया ऋग्वेद में। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत बाद में शायद लिखी गई हैं। तो इतिहासकार कहते हैं कि एक साथ ये नहीं आए थे। तो इतिहासकार का यह मानना है कि ये एक फेज में यानी चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे एंट्री किए, अचानक नहीं आए। तो यहां पर इस पूरे लेक्चर में आपको यह निष्कर्ष ध्यान रखना है कि आर्यों का आगमन को लेकर विवाद है। हमें मैक्स मुलर के ही कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब विवादित हैं। दूसरा चीज आप क्या समझेंगे, दूसरा चीज आप यह समझेंगे कि आर्य अचानक नहीं आए, ना ही उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया, बल्कि आर्य जो है वो धीमे धीमे कई चरणों में इंडिया में एंट्री किए। इनका क्षेत्र क्या था, सप्त। इनके क्षेत्र को हम लोग
सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, यानी इनके क्षेत्र को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। सप्त सैंधव, जिसको हम आगे पढ़ेंगे ये कौन कौन सा इलाका है, ठीक है, सिंध नदी के आसपास का इलाका है। तो इन्हीं आर्यों के द्वारा जिस सभ्यता को जन्म दिया गया उसे वैदिक सभ्यता कहा गया। और इस पूरे वैदिक सभ्यता को, ध्यान रखेंगे, पूरे वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। इस पूरे वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। एक है ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल। अब मैं उस पॉइंट पे जा रहा हूं जो आप लोग को पता भी होना चाहिए, ताकि अभी तक मैंने सारा समय यह बताने में लगाया कि आर्य कहां से आए, क्या विवाद है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ध्यान रखो भाई। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड, इसको कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 बीसी माना जाता है। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से कितना, 600 बीसी। मैंने गलती से उत्तर वैदिक बोल दिया था पहले। तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 बीसी। तो जरा ध्यान रखिए, तो ये और हमको पूरा पढ़ना है। हाँ, फिर मैं एक बात को मेंशन करूंगा कि जो बोगज गोई अभिलेख, बोगज गोई अभिलेख जो मिला है वो 1400 बीसी का है। कब का है? 1400 बीसी का है। और उसी अभिलेख में जो है 4 देवताओं का नाम का उल्लेख है, और उन्हीं देवताओं का नाम ऋग्वैदिक काल जो 1500 में शुरू होता है ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसी बोगजगोई अभिलेख के आधार पर ही मैक्स मुलर ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आज वैदिक सभ्यता की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो आपको मैंने अब तक समझाने का प्रयास किया कि आर्य कहां से आए थे, उनके बारे में लोगों का क्या क्या मत है। हाँ, एक मत और आपको बताना है। मैं कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का हाँ, इस बार थोड़ा कमेंट बॉक्स को मैं नहीं देख पाया था, लेकिन आज मैं सबके देखूंगा, जवाब दूंगा क्या क्या था। तो अब इस बार कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, बड़ा आसान है, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां माना है, ये मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। बाकी तो मैंने बता दिया, तिलक ने क्या माना, गंगानाथ झा ने क्या माना, DS त्रिवेदी ने क्या माना, गार्डन चाइल्ड ने क्या माना। तो ले दे करके अंत में निष्कर्ष आप भी मान के चलिए कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाकी इस पर एक लंबा चौड़ा व्याख्यान है, लेक्चर है, वो आपको नहीं पढ़ना है, बहुत से विवाद हैं। तो इतना मैंने आपको समझाने का ये प्रयास किया कि आखिर आर्य लोग कौन थे, कहां से, ठीक है। तो अब फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इस क्लास को ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूं। अगला जो सेशन, यानी हो सकता है कल या परसों का सेशन होगा, तो मैं वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा, लेकिन हो सकता है कल मैं आपको अगर समय मिलता है तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो हाँ, लेकिन मैंने आपको समय दिया, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे लेक्चर को देख के नोट्स बना डालो, और फिर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैं आपको सब्जेक्टिव नॉलेज दे रहा हूं, इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसको इकट्ठा कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध, जय भीम। धन्यवाद।